हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह न्यू एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 का तीसरा अध्याय का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.3 के पहला, दूसरा और यहाँ पे दिए गए तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, और इसके आगे के प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न कौन है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यह समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल यहाँ पे चतुर्भुज नहीं बोला है कि समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। अगर आप लोग समांतर चतुर्भुज को नहीं समझते हैं तो इस प्रश्न को नहीं हल कर पाइएगा। ठीक है, क्योंकि पहले बोल दिया समांतर चतुर्भुज के बारे में, तो यह प्रश्न समांतर चतुर्भुज पे ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह समांतर चतुर्भुज क्या होता है। उसके बाद हम लोग आगे जो 4 प्रश्न दिए उसको हल भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए बोल रहा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण धर्म द्वारा पूरा कीजिए। जो समांतर चतुर्भुज का परिभाषा है या फिर गुण है, उसके आधार पर इसको पूरा कीजिए। जैसे AD बराबर होगा किसके, तो आपको समांतर चतुर्भुज का गुण परिभाषा पता रहेगा तब ना बता पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसी को समझते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज को ही समझते हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का परिभाषा हम यहाँ पे लिख कर लाए हैं, गुण यहाँ पे लिख कर लाए हैं। आपको हम केवल यहाँ पे समझा दे रहे हैं, उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए वैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो। बराबर और समांतर हो, सम्मुख का मतलब क्या होता है कि ठीक सामने वाली। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह समांतर चतुर्भुज का फिगर है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इस भुजा के सम्मुख ये भुजा हुआ, इस भुजा के सम्मुख ये वाला भुजा हुआ, और ये वाला भुजा के सम्मुख ये वाला हुआ। तो कह रहे कि वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब ये आमने सामने वाली, ठीक है, बराबर और समांतर हो। समांतर का मतलब होता है कि वो अपने आप को कहीं ना काटे। ठीक है, समांतर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम 2 रेखा बनाए, जैसे 2 भुजा बोलिए या फिर रेखा बोलिए, जैसे हमने एक यहाँ बनाया एक यहाँ बनाया, तो जितना दूरी इन दोनों के बीच यहाँ पे है उतना ही दूरी यहाँ पे है, तब इन दोनों रेखाओं को हम बोलेंगे कि क्या है, यह समांतर है। ठीक है, उसी प्रकार से ये रेखा और ये रेखा समांतर है। इसको आगे इधर जितना भी बढ़ा दीजिए, इधर भी बढ़ा दीजिए, ये अपने आप को एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे। यहीं पे अगर रेखा कहीं ऐसे तो इन 2 रेखाओं को हम समांतर रेखा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब इसको और आगे बढ़ाइएगा तो अपने आप को एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे, तो ये समांतर रेखा नहीं हुए। लेकिन अगर वो चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, और साथ ही साथ वो जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं वो समांतर भी होती है। उसको आप कितना भी आगे बढ़ा दीजिए इधर या फिर इधर, वो अपने आप को कहीं भी नहीं काटती है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, इसका गुण क्या क्या होता है, तो देखिए इसका पहला गुण होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं जो कि हम आपको अभी बताएं कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 ही सेंटीमीटर का होगा, ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये भी 8 ही सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण देखिए एक एकदम सामने कौन सा कोण है, C, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर यह 120 डिग्री का है, मान लेते हैं कि 120 डिग्री का है, एक्चुअल इसका मेजर करेंगे हम लोग, मापेंगे, तभी पता चलेगा कि यह कोण कितना का है। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यह 120 का है, तो ये वाला कोण भी 120 का ही होगा। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए डी वाला कोण 80 है, मान लेते हैं एक बार के लिए कि 80 है, तो इसके सामने जो बी कोण है ना, वो भी 80 ही होने वाला है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम कहें तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ए बराबर होगा सी के, सी बराबर होगा ए के, डी बराबर होगा बी के, और बी बराबर होगा ए के, सॉरी बी बराबर होगा डी के, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एक कोण यहाँ पे बता दिया ना कि इतना डिग्री का है, तो ये वाला कोण भी उतना ही डिग्री का होगा। यहाँ पे एक कोण बता दिया कि 120 डिग्री का है, तो ये जो सी वाला कोण है ना, वो भी 120 डिग्री का होगा। ठीक है, इस गुण से आप पता करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए आसन कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है कि 2 कोणों को जब हम लोग जोड़े तो हमें
180 डिग्री मिले। ठीक है, तो जो आसन कोण होते हैं ना, वो उन दो कोणों को जोड़ा जाता है ना, तो हम लोग को 180 डिग्री ही मिलता है, इसलिए लिखा है आसन कोण संपूरक होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आसन कोण क्या होता है। तो ठीक बगल वाला कोण, जैसे यहाँ पे एक कोण है ना, तो इस ए के बगल में कौन सा कोण है, डी कोण यहाँ पे दिख रहा होगा, या फिर दूसरा कोण यहाँ दिख रहा होगा, ये बी वाला भी इसके बगल में है। ठीक, सी वाला को आप बगल में नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए के बगल में ए वाला है और ए वाला है, तो दोनों ए का क्या है, आसन कोण है। तो आसन कोण संपूरक होते हैं, यानी ए को और डी को, इन दोनों कोण को जोड़िएगा ना तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ मान दिया रहता है, यहाँ पे भी दिया रहता, तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ मान दिया रहता है और बी पे कुछ मान दिया रहता, तो इन दोनों को भी जोड़ते हैं तो 180 डिग्री ही आता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर डी को हम मान लें, डी को लें, तो देखिए डी के बगल में सी है और इधर ए है, तो डी का सी भी आसन कोण है और ए भी आसन कोण है, बगल का कोण है। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम लोग जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री मिलेगा। ठीक वैसे ही बी पे भी लागू होगा, वैसे ही सी पे भी लागू होगा। सी का आसन कोण कौन कौन होगा, डी होगा, बी होगा। इन तीनों को नहीं, इन तीनों में से दो को जोड़िए आप, डी और सी को जोड़िए तो 180 डिग्री आएगा, या फिर सी और बी को जोड़िए फिर भी 180 डिग्री आएगा। और 180 डिग्री क्या हो जाएगा, यानी वह आसन 180 डिग्री का मतलब हो गया कि वो संपूरक कोण है, यानी वो पूरा कोण है, पूरा मतलब 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम लोग एक और है यहाँ पे गुण है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे यहाँ पे इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, जैसे तिरछी तिरछी लाइनें एक दूसरे से मिलाए ना, जैसे इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाए, इस शीर्ष को इस शीर्ष को मिलाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं विकर्ण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो जो विकर्ण होता है ना, जैसे पहले हमने इस लाइन को बना दिया, ठीक है, और दूसरा विकर्ण हमने यहाँ पे बनाया, तो ये जो दूसरा विकर्ण है ना, यह अपने तो ये दोनों विकर्ण है ना, जो कहीं ना कहीं अपने आप को काट रहा है, जो कि यहाँ पे काट रहा है, तो यह इस बिंदु पे है कि इन दोनों जो विकर्ण है उनको दो भागों में बराबर बराबर हिस्सा में बांट रहा है। यानी अगर यह विकर्ण मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर का है, तो यह जो कटी हुई लाइन है ना, यहां से काटा गया इसको, तो 4 इधर 4 इधर, यानी दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया इसको। ठीक है, और उसी तरह से मान लेते हैं कि इसका भी कुछ लंबाई होगा, तो जितना लंबाई इधर होगा उतना ही इधर होगा। मान लेते हैं 5 इधर तो 5 इधर, यानी 10 से इसका पूरा लंबाई, तो 5 इधर हुआ 5 इधर हुआ। ठीक है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका जो विकर्ण होता है वो क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी दोनों साइड ऐसे एक दूसरे को काटता है कि क्या हो जाते हैं, दोनों साइड बराबर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी गुण आपको नहीं समझ में आया हो इसको लिख सकते हैं, बाकी इसमें कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, तो इतना बात अगर आप लोग समझ गए तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, इसे हम मिटा लेते हैं ताकि थोड़ा साफ दिखे आपको, नहीं तो प्रश्न को हल करने में फिर हम लोग को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलिए जब हम लोग क्या करते हैं कि समांतर चतुर्भुज को समझ लिए तो इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या करे कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जो एबीसीडी चतुर्भुज है वह क्या है, वह समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में जितने भी गुण होते हैं उसके उस सब लागू होगा। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जैसे आमने सामने की भुजाएं सब जो बराबर होती हैं वो सब इस पे लागू होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि प्रत्येक कथन को, यहाँ पे जो कथन है, परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। जैसे एडी बराबर होगा किसके, तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि एडी है क्या, तो एडी एक भुजा है जो बराबर होगा किसके, तो बी सी के। अभी हम आपको बताएं, क्या बताए थे कि भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे आप लोग भरेंगे बी सी। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए उसके बाद है दूसरा नंबर, कोण डी सी ए, बीच में सी है तो यानी सी कोण के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो कोण सी है वह किसके बराबर होगा, तो कोण ए के बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसके सम्मुख यानी सामने का कोण ए है तो ये वाला बराबर होगा। अब इसका नाम किसी भी तरह से लिख सकते हैं आप, बीच में ए को रखेंगे, आप लोग चाहे तो पहले इधर डी रख दीजिए या फिर बी रख दीजिए। देखिए कोण का हम लोग नाम कैसे रखते हैं, तो जिस कोण की आप नाम लिख रहे हैं उसको बीच में रखिए, उस बिंदु को बीच में रखिए, और बाकी इसके दो बिंदु बगल वाले, जैसे यहाँ पे डी बिंदु आपको दिख रहा होगा और इधर बी दिख रहा होगा,
इन दोनों में से किसी को भी आगे पीछे आप कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे ए यहाँ पे रख दिए तो डी इधर रखिए और बी इधर रखिए। अब हो गया डी ए बी, यह क्या है, यह इसी कोण का नाम है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ए को बीच में ही रखना है, इस बी को उठाकर इधर कर दीजिए, डी को इधर कर दीजिए, यहाँ पे कोण का सिंबल लगाइए, यहाँ पे कोण का सिंबल लगाइए। ये दोनों नाम का मतलब एक ही कोण हुआ, दो नाम है एक ही कोण का। तो इन दोनों में से किसी एक का भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डी बी, कोण डी बी। ठीक है, यहाँ पे हमने कोण का सिंबल लगाया, फिर डी लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर बी लिखा है, यानी हमने किस कोण का नाम लिखा है, इस कोण का नाम लिखा है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा था कि कोण डी सी बी यानी ए वाला कोण किसके बराबर होगा, तो ए के बराबर होगा। तो ए का नाम हमने लिख दिया कोण डी ए बी। आप लोग इसका नाम ऐसे भी लिख सकते थे, केवल ऐसे लिख देते कोण ए, ये भी इसका नाम सही हो जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जिस तरह लिखा था उसी तरह हमने लिखा है। ठीक है, चलिए उसके आगे देखिए, उसके आगे है कि ओ सी। ओ सी देखिए कहाँ पे है, तो ओ यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। तो ओ सी बराबर है, किसके बराबर होगा ओ सी, तो इधर वाले भाग के, क्योंकि हम आपको बताएं कि विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी इधर जितना है उतना ही इधर होगा, यानी यहाँ पे इसके बराबर में लिखना है ओ सी। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। और इसको लिखने का भी दो नाम हो सकते हैं आप, जैसे कि यहां से शुरू किए ओ ए बोले या फिर ए ओ बोले, दोनों का मतलब एक ही हुआ। जैसे अभी आपने यहाँ पे लिखा है ओ ए, इसका नाम आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओ, यानी आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, बाकी चलिए अब हम लोग अगले को देखते हैं। कोण डी ए बी प्लस कोण सी डी ए, ये पहले देखिए कोण है कहाँ पे, तो इसके बीच में ए है, यानी ए कोण यहाँ पे है, ये वाला कोण की बात कर रहे हैं। इसके बीच में डी है, यानी डी वाला कोण यहाँ पे है। तो इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना मिलेगा हम लोग को, तो इन दोनों कोण, ये दोनों कोण क्या है, आसन कोण है, यानी ठीक बगल वाला कोण है। तो आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, और संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। यानी इन दो कोणों को जोड़िएगा तो आपको मिलने कितने वाला है, 180 डिग्री मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, यानी इस वाले प्रश्न को। बाकी इस प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे करें कि निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। फिर से बोल दिया समांतर चतुर्भुज, यानी समांतर चतुर्भुज बोल दिया तो सभी गुण उसमें लागू होंगे, सभी गुण अप्लाई होंगे, सभी परिभाषाएं अप्लाई होंगे। ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज में क्या क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है। ठीक है, और ये सभी गुण भी उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए इन सभी गुणों के सहायता से और इन गुणों के अलावे इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पे कौन कौन से कोण बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी को समझेंगे। नहीं तो देखिए इस प्रश्न को हल कराएंगे, कुछ प्रश्न को तो हम इसके गुण के आधार पे हल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बाकी के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग को वहां पे समझना होगा कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन कौन से कोण बनते हैं, कौन कौन बराबर होते हैं। वहां पे हम आपको बताएंगे कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ऐसे होगा, एकांतर कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, फिर वहां पे आप कंफ्यूज होते रहिएगा। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको हम पहले ही सेपरेट आपको हम समझा दें, उसके बाद इस प्रश्न में हम एंट्री ले। ठीक है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको वो भी देखना है, आपको स्किप थोड़ा सा भी नहीं करना है। अभी हम समझाने वाले हैं कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने प्रकार के कोण बनते हैं, तो इसको भी आपको समझना है, उसके बाद इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, नहीं तो उस टाइम आप कंफ्यूज होते रहिएगा कि हम आप बोलेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है, संगत कोण से बराबर है, एकांतर कोण से बराबर है, आपको पता ही नहीं है कि सब क्या होता है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए और पूरा देखिए। देखिए जो दो समांतर रेखा, जैसे ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा के बारे में अभी हम आपको बताएं, वीडियो के शुरू में ही बताए थे कि समांतर रेखा क्या होती है, जो अपने आप को कहीं पे भी ना काटे। जैसे यहीं पे हम समझाए थे ना कि जैसे एक रेखा यहाँ पे है और दूसरी रेखा यहाँ पे है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को काट देगा। ठीक है, लेकिन यह दोनों समांतर है तो इसको हम इधर कितना भी आगे बढ़ाएं, इधर इसको कितना भी आगे बढ़ाएं तो ये अपने आप को कहीं भी नहीं काटेगा, क्योंकि यह समांतर है। जितना दूरी यहाँ पे इन दोनों के बीच उतना ही दूरी यहाँ पे है। ठीक है, देखिए ये हमसे अच्छा नहीं बन पाया है, ये थोड़ा सा और सीधा रहता है। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं कि समांतर है। ठीक है, तो जो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट दी, जैसे हमने एक तिर्यक रेखा से इसको काट दिया, तो यहाँ पे 8 कोण आपको दिख रहे होंगे। देखिए एक कोण यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे, 2 कोण हुआ, तीसरा कोण, चौथा कोण,
पांचवा कोण, छठा कोण, सातवां कोण, आठवां कोण, ये 8 कोण आपको दिखे। इसका हम नंबरिंग भी दे देते हैं, जैसे कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, ऐसे। ठीक है, तो अभी ना हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि कौन सा कोण किसके बराबर होता है। तो ये वाला देखिए, जो ये कोण है ना, 1 नंबर कोण, ये 4 नंबर कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यह क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। यह केवल 2 समांतर रेखाओं के बीच ही नहीं बनता है, जब 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है उस टाइम भी ये कोण बन जाता है। जैसे यहाँ पे कोई एक रेखा है, इसको ऐसे काट दिया, तो ये वाला कोण इसके बराबर ही होता है। ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये सभी किस कारण से होता है? तो इस सभी को हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे उसी के कारण यहाँ पे बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे? शीर्षा। ये आपको ध्यान रखना है, फिर ये आपसे प्रश्न में हम इसका अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम हम इतना डिटेल से नहीं बताएंगे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। हम आपको केवल बता देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, ये वाला कोण हमेशा बराबर होगा, यानी कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 4 से। ठीक है, क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, उसके बाद ये कोण 2 है ना, वो बराबर होगा 3 के। जो कोण 2 है वो किसके बराबर होगा? कोण 3 के। उसी प्रकार से नीचे आ जाइए, तो नीचे भी देखिए 5 वाला जो है ना वो 8 के बराबर होगा। 5 वाला जो कोण 5 है वो किसके बराबर होगा? कोण 8 के बराबर होगा। उसके बाद देखिए जो कोण 6 है वो किसके बराबर होगा? तो कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के। ठीक है, तो ये क्या हो गई? शीर्षाभिमुख कोण हुए। इसके बाद होता है संगत कोण। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या होता है? संगत कोण होता है। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर आप गलत कीजिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं संगत कोण। संगत कोण में क्या होगा? तो कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, शुरू से लिखिए। जैसे ये वाला कोण इसके बराबर होगा, जो ऊपर वाला कोण है ऊपर वाला के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस कोण को उठाकर हम यहाँ पे रखेंगे। ध्यान से समझिएगा, इसको उठाकर हम यहाँ पे रखेंगे। इमेजिन कीजिए कि हम इसको उठाकर यहाँ पे रखें, जो जिसके ऊपर आ गया वह उसके बराबर होगा। ठीक है, इसको उठाकर हमने यहाँ पे रखा, तो ये वाला जो 2 कोण है ना वह 6 के ऊपर आएगा। जब इसको उठाकर यहाँ पे रखिएगा तो नीचे वाला नीचे के बराबर आएगा, ऊपर वाला ऊपर के। इमेजिन करना है आपको। तो देख रहे होंगे आप, जब ऐसे कीजिएगा आप, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला इसके ऊपर आया, तो इसलिए क्या हो गया? कोण 2 जो है, कोण 2 है वो कोण 6 के बराबर हो गया। ठीक है, और ये जो नीचे वाला था ना 4, वो 8 के ऊपर आया था, तो कोण 4 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा 8 के। ये सभी संगत कोण के वजह से हो रहा है। ठीक है, और जो कोण 1 है वो 5 के बराबर होगा। कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, और कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। ठीक है, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। ठीक है, यहाँ पे कोमा नहीं रहेगा। तो ये किस कारण हो रहा है? ये संगत कोण के कारण। इसके अलावा एक और कोण होता है एकांतर कोण। ठीक है, इसके बाद एक ही ये कोण पढ़ रहा है, उसके बाद हम आपको प्रश्न की तरफ लेकर चलेंगे। ठीक है, एकांतर कोण क्या होता है इसको समझ लीजिए। एकांतर कोण क्या होता है कि ये वाला कोण इसके और ये वाला कोण इसके, यानी तिरछा तिरछी कर दीजिए, सांप बना दीजिए। जैसे ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, यानी जो कोण 4 है ना, कोण 4 वो बराबर होगा कोण 5 के। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो 5 के बराबर हो गया। इसी प्रकार से कोण 3 है ना, कोण 3 वो बराबर होगा कोण 6 के। ठीक है, ये 2 हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं अंतः एकांतर, मतलब यह अंदर की तरफ है। जो 2 समांतर रेखाएं हैं, ये 2 समांतर रेखाएं ना इसके अंदर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। उतना डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है, केवल हम लोग को पढ़ लेना है केवल यह पढ़ना है कि एकांतर कोण क्या होता है। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो बाकी आप प्रश्न को हल कर लीजिएगा। ठीक है, हम उसी के लिए समझाना है, केवल आपको प्रश्न हल करना है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद भी देखिए ये जो कोण बचे, जैसे इसको आप लोग यहाँ पे लाइए, इसको भी सांप बनाते हुए ऐसे तिरछे सांप बनाते हुए यहाँ पे लाइए, और इधर सांप बनाते हुए यहाँ पे लाइए। यानी जो कोण 2 है ना, कोण 2 वो बराबर हो जाएगा कोण 7 के, और जो कोण 1 है ना, कोण 1 वो बराबर हो जाएगा किसके? वो बराबर हो जाएगा 8 के, कोण 8 के। ठीक है, बराबर का चिन्ह रहेगा, कोमा का नहीं। तो इस प्रकार से इतने कोणों को आपने समझ लिया। अगर यहाँ पे अगर इन कोणों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो बाकी प्रश्न में आपको
एक भी डाउट इसमें नहीं बचेगा, थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज भी नहीं होइएगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार पीछा कीजिए और फिर से देखिए, ठीक है। देखिए दूसरा का जो पहला है, उस आकृति में सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है, एक्स वाई जेड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स को निकालते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जब 100 डिग्री में एक्स को जोड़िएगा तो 180 डिग्री मिलेगा। क्यों ऐसे होता है, तो आपको पता है कि आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। मतलब आसन कोणों को जब आप जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, आसन कोण है। ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन कोण है, ठीक बगल का है। तो इन दोनों को जब हम जोड़े तो 180 डिग्री मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अब एक समीकरण बन चुका है। समीकरण को हल करना आपने पीछे के अध्याय में यानी दूसरे अध्याय में सीखा है। आप लोग क्या कीजिएगा, एक्स को इधर रखिएगा, 180 यहाँ पे रहेगा और इसको इधर लाइएगा तो माइनस का 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 180 में से 100 को घटाइएगा तो यहाँ पे 80 डिग्री बचेगा। नहीं, x बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। यहाँ पे x का मान आपने निकाल दिया। अब आपको निकालना है y का मान, ठीक है। और आपको पता है कि ये b कोण d के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी b यहाँ पे दिया हुआ 100 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ d भी 100 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा y बराबर 100 डिग्री। देखिए जो पीछे हम लोगों ने प्रश्न को हल किया, कौन सा प्रश्न था भाई, हाँ, जैसे हमने इस प्रश्न को हल किया ना, तो यहाँ पे बोल रहा था कि प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए और इस गुण को भी लिखना था, ठीक है। हम इसको भूल गए थे आपको समझाना। यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, इस प्रश्न को फिर हम आगे बढ़ेंगे, पहले इसको हम समझा दें। जैसे इस प्रश्न में आप लोग को लिखना है, जैसे एक था ना, तो ये जो है इसका आंसर होगा BC। BC क्यों होगा, किस कारण आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि ये सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण क्या, सम्मुख भुजाएं हैं और सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखना है सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसको भी लिखना है, जो खाली स्थान था ना यहाँ पे, उसमें ये भरने के बाद ये भी भरना है कि आप किस गुण के द्वारा इसको भर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार था ये वाला जो, तो इसमें आपको भरना क्या है, खाली स्थान में कोण DAB भरना है और यहाँ पे लिखना भी है कि क्यों आप DAB को ही भर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से फिर आपको आगे तीसरे को लेना है और तीसरा में क्या करना है, आपने OA भरा था। क्यों भरा था, तो यहाँ पे लिखिएगा कि जो विकर्ण होता है ना, हमने OA भरा था, लेकिन क्यों भरा था, तो इसलिए भरा था कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने भरा था चौथा में, क्या भरा था, चौथा में भरा था 180 डिग्री। तो आपने 180 डिग्री क्यों भरा था, तो यहाँ पे लिखिएगा 180 डिग्री हमने इसलिए भरा था क्योंकि आसन कोण है यह, और आसन कोण क्या होते हैं, आसन कोण संपूरक होते हैं। यानी दो आसन कोणों को आपस में जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें 180 डिग्री मिलता है, ठीक है। तो हमें वही बात यहाँ पे लिख दिए कि आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, ठीक है। तो इसको भरने के बाद आपको इन सभी शब्दों को यानी इन सभी भाषाओं को लिखना है, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग इस प्रश्न को हल कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालना क्या है, XYZ निकालना था, ठीक है। तो हमने X कितना निकाल दिया, 80 डिग्री निकाला, और उसके बाद हमने यहाँ पे Y कितना निकाला, 100 डिग्री निकाला। और 80 डिग्री आपने किस कारण निकाला, मतलब किस गुण से निकाला, इसको भी अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आसन कोण के गुण से निकाला है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि आसन कोण लिख दीजिएगा या फिर कोण के गुण से लिखिएगा। इसको लिखने का बहुत तरीका अपने अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। और जो Y आपने 100 कर दिया, क्यों किया, तो Y क्या है, B का सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे लिखिएगा सम्मुख कोण के गुण से। उसी प्रकार से हमको Z भी निकालना है, ठीक है। तो Z क्या हो जाएगा, जैसे अभी ना आपने इसको निकाल दिया, X का 80 निकाला, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यानी Z जो है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ये कैसे हो गया, तो सम्मुख कोण की वजह से हुआ, ठीक है।
ये किस वजह से हुआ, तो समूह कोण की वजह से हुआ, या फिर लिख सकते हैं कि समूह कोण के गुण से। ठीक है, 180 आपने कैसे निकाला, तो समूह कोण के गुण से। या फिर यहाँ पे x बराबर 80 आपने क्यों किया, तो समूह कोण के गुण से, आसन कोण के गुण से। और आसन कोण का गुण क्या होता है कि दो कोणों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, तो हमको 80 मिल गया है। ठीक है, बाकी चलिए अब हम लोग दूसरे को हल करते हैं। देखिए दूसरा में क्या है, हम लोग को निकालना है x यहाँ पे, y यहाँ पे, z यहाँ पे, इन तीनों कोणों को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, क्योंकि यह आसन कोण है। जब आसन कोण को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। तो जब हम 50 में x को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x 180 डिग्री माइनस 50 हो जाएगा। और जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 100 कितना आएगा, 30 आना चाहिए। 130 डिग्री आया, यानी x बराबर कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। तो x का मान कितना निकल गया, 130 डिग्री निकला। अब आपने 130 डिग्री कैसे बोल दिया, इसको आपने 130 डिग्री मान निकाल दिया। तो कैसे निकाला, तो हमने आसन कोण के गुण से। ठीक है, आसन कोण के गुण से पूरा लिखिए, फिर केवल लिख दीजिए आसन कोण, ये भी चलेगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इस y का मान निकालना है। तो देखिए इसके ठीक सामने है, यानी सम्मुख है, तो y बराबर भी कितना हो जाएगा, 130 ही हो जाएगा। तो यह किस वजह से हुआ, तो यह सम्मुख कोण, यहाँ पे लिखिएगा सम्मुख कोण। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग को z को निकालना है। तो z को निकालने से पहले आपको ये वाला नियम आपको अब पता होना चाहिए। ठीक है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये निश्चित नहीं कि ऐसे ही तिर्यक रेखा काटे, ये हो सकता है कि ऐसे भी काटे। उस स्थिति में भी ना जितना गुण यहाँ पे अप्लाई हुए हैं, अगर यह ऐसे काटा है तो भी, अगर यह ऐसे काट दिया रहता है ऐसे, तो जितना यह कोण बराबर है ना, सब वही रहता। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे हुआ है कि जब इसको आप आगे इधर बढ़ा दें और इसको भी जब आगे आप बढ़ा दें और इसको जब आप आगे बढ़ा दें, तो इसको इधर ढक लेंगे, तो आपको ये लगेगा कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाला कोणवा ऐसे साफ बनाते हुए इसके बराबर हो जाता है, जो कि हम आपको यहीं पे बताए थे ना कि ये वाला कोणवा इसके बराबर होगा। जैसे ये ठीक ऐसे नहीं होकर ये ऐसे काट दिया है, यानी उस टाइम भी ये वाला कोण तीसरा हुआ, जैसे ये कोण तीसरा हुआ और ये वाला कोण छठा हुआ, तो ये दोनों तो आपस में बराबर होगा ही ना। और ये किस कारण होता है, तो एकांतर कोण की वजह से होता है। देखिए यहाँ पे एकांतर कोण की वजह से होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा इसका मान कितना है, 130, तो ये भी 130 ही होगा, यानी जो z है ना वह 130 डिग्री होगा। और किस वजह से होगा, तो एकांतर कोण की वजह से। ठीक है, ठीक है, तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। ये बराबर हो गए एकांतर कोण से। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको तीसरे पे देखिए, तीसरा में देखिए इस सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। तो आपको पता है कि जब दो गो रेखा आपस में एक दूसरे को काटे, तो ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। तो देखिए ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। किस कारण से होगा, तो शीर्षाभिमुख। ठीक है, जैसे ये वाला कोण बराबर होता है ना, कोण 2 और 3 बराबर होगा कहीं पे। देखिए कोण 2 और कोण 3 क्या है, बराबर है। किस कारण बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न में आप लोग लिखिएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। किस कारण, तो शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गए, बराबर हो गए। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम लोग को कौन कौन सा निकालना है। अब हमको y निकालना है, x तो निकाल दिए ना, y निकालना है और z निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग y को निकालते हैं। अब देखिए यह एक त्रिभुज के तरह दिख रहा होगा। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब आप 90 डिग्री को प्लस 30 डिग्री को और इस y को, सॉरी x नहीं y को, इस y को जब आप जोड़िएगा ना, जब आप जोड़िएगा तो 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो हम वही काम करते हैं। जब 90 में 30 को जोड़ते हैं तो 120 डिग्री और यहाँ पे y मिल जाता है और यहाँ पे 80 डिग्री मिलता है। इस y को इधर रखेंगे, 180 में से जब हम लोग 120 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा,
यहाँ पे हमें 60 मिल जाएगा, यानी y बराबर कितना निकल गया, 60 निकल गया। अब y बराबर 60 आपने निकाला, यह किस गुण के वजह से आपने निकाला, तो लिखिएगा कि त्रिभुज के योग गुण जो होता है, कि त्रिभुज को हम लोग जोड़ते हैं उसके कोणों को, तो क्या होता है हमको 180 डिग्री मिलता है, उसी को अप्लाई करके, यानी उसी गुण को हमने यहाँ पे लगाया है, यानी त्रिभुज का योग गुण से हमने इसको 60 निकाला है। ठीक है, तो आपने इसको 60 निकाल दिया, यानी इसको आपने 60 बता दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि इसको हम इधर आगे बढ़ा दें, इस रेखा को भी इधर हम आगे बढ़ा दें, इसको भी हम इधर आगे बढ़ा दें, इसको भी हम इधर आगे बढ़ा दें, और बाकी के सभी रेखाओं को हम ढक लें, ये सभी जितनी भी रेखाएं हैं इसको हम ढक लें, तो ये आपको दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हुई नजर आ रही होगी, आ रही होगी कि नहीं। इसको हम एक रफ पेज पे आपको बनाकर बताएं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी फिगर को हम रफ पे बनाते हैं। देखिए ऐसे है ये वाली लाइन, दूसरी लाइन ऐसे है, और ये ऐसे मिला रही थी, ये वाली रेखा काट रही थी इसको हमने और आगे बढ़ाया, इधर भी बढ़ाया, इधर भी बढ़ाया, इधर भी बढ़ाया। तो यहाँ पे जो है y का हमने मान 60 निकाल दिया था। ठीक है, y का मान हमने 60 निकाल दिया था, और z यहाँ पे, तो z क्या हो जाएगा, ऐसे साफ बनाते हुए बराबर तो हो जाएगा ना जी, और इधर वाला कोण इसके बराबर होता है, नहीं दिखा, सॉरी। देखिए एक और पेज पे हम आपको समझाते हैं, इसको हटाते हैं, रफ पेज लेने दीजिए। देखिए इसी लाइन को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया ऐसे, दूसरी लाइन यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ किया। ठीक है, और ये एक दूसरे को ऐसे काट रही थी। ठीक है, तभी ना ये आकृति बना हुआ था, और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा कर लाइन ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तभी हमको दिखने में लगे समांतर चतुर्भुज के, तभी हम लोग को दिखने में यहाँ पे लगे कि समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, तो अब आपको दिखने में लग रहा हो कि ये दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काट रही है। तो जितने भी यहाँ पे अप्लाई होते हैं कोण समांतर रेखाएं में, जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जितने प्रकार के कोण बनते हैं उतने प्रकार के कोण यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, जो इसमें y दिया है और यहाँ वाला कोण दिया ही नहीं है, और यहाँ पे जो कोण बना है उसका नाम z दिया है, और यहाँ वाला कोण दिया ही नहीं है, दिया है चाहे नहीं दिया है, लेकिन ये वाला जो कोण जितना होगा ना उतना ही बराबर ये वाला होगा, और ये वाला जो कोण जितना होगा ना उतना ही बराबर ये होगा, यानी जो y है वो z के बराबर होगा। तो y का मान 60 निकाले हैं, तो z का मान भी क्या हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। और यह किस कारण वजह से होगा, तो यह एकांतर कोण की वजह से होगा, क्योंकि जब आप लोग सांप बनाते हुए बराबर करते हैं तो वह एकांतर कोण होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे यहाँ पे z का मान भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री ही आएगा, क्योंकि y 60 है, क्योंकि ये वाला कोण 60 है, तो ये वाला कोण 60 है, तो ये भी 60 होगा। और ये किस कारण होगा, तो यह एकांतर कोण के कारण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एकांतर कोण गुण से, या फिर एकांतर कोण लिख सकते हैं। बाकी चलिए देखिए चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न में है आपको x y z निकालना है, तो सबसे पहले आप इस x को निकालिए। x को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आसन कोण है तो आसन कोण को जोड़िए, यानी 80 डिग्री प्लस x, यहाँ पे देखिए ये 80 डिग्री और x को जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि यह एकांतर कोण होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बाउंड्री बना देते हैं, ये इधर अलग प्रश्न है, इधर अलग प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x हो जाएगा, और इसको उठाकर इधर लाइए, तो 180 में से हम लोग 80 को घटाएंगे तो यहाँ पे 100 मिलेगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 100 आया। किस कारण आया, तो आसन कोण की वजह से हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आसन कोण। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, आपको साफ साफ लिखना है। उसके बाद देखिए x बराबर 100 हो गया। अब देखिए कि हमने x बराबर यहाँ पे 100 निकाल दिया, और यह 80 इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह क्या है, सम्मुख कोण है, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। किस कारण से, सम्मुख कोण। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे अब बच गया z, तो z को समझने से पहले आपको इस फिगर को समझना होगा। यहीं पे हम बता दें, देखिए इसको आगे, इस लाइन को इधर बढ़ाइएगा, इस लाइन को इधर आगे बढ़ाइएगा, तो आपको अब ये दिखने की तरह लग रहा है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं जिसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो ये वाला कोण तो आपस में बराबर होता है, हम आपको बताए ना था जी। ये
किस कारण होता है? तो संगत कोण के कारण होता है, यानी जो यह 1 नंबर कोण है वह 5 नंबर के बराबर है। 1 नंबर कोण 5 नंबर के बराबर है। क्यों बराबर है? संगत कोण की वजह से बराबर है। ठीक है, इसीलिए हम आपको ये पहले ही समझा दिए थे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो फिर से भी आइए, वीडियो को पीछे कीजिए और इसको समझिए, उसके बाद इसको देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए क्या हुआ, z बराबर क्या हो जाएगा, जो z है वो बराबर हो जाएगा 80 डिग्री के किस कारण से? तो संगत कोण से। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी आपने XYZ का सभी का मान निकाल लिया। यहाँ पे 80 आया, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे भी 80 आया, सभी को आपने निकाल लिया। चलिए अब हम लोग इस 5वें को हल करते हैं, यानी इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए 5वां में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप इसका y वाला निकाल लीजिए। y बराबर हो जाएगा 112 ही हो जाएगा। ठीक है, 112 क्यों हुआ 112? 112 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि यह सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये क्या है, सम्मुख कोण। ठीक है, तो जब आपने इसको 112 बता दिया तो अब यहाँ पे और यहाँ पे ये z, यही दो निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है, देखिए सबसे पहले कि त्रिभुज की तरह आपको दिख रहा होगा, एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। तो त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों को जोड़िए तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 40 जोड़ा, 112 जोड़ा और यहाँ पे x से तो x जोड़ा, तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए 40 में जब हम 112 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 152 डिग्री आएगा प्लस x बराबर 180 डिग्री आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर x हो जाएगा, इधर 180 डिग्री हो जाएगा, इसको उठाकर इधर ले तो माइनस में 152 डिग्री हो जाएगा। जब 180 डिग्री में से 152 डिग्री को घटाइएगा तो यहाँ पे 28 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे 28 डिग्री होगा, यानी x का मान कितना आ गया, 28 डिग्री आया। एक 28 डिग्री क्यों आया? तो त्रिभुज के योग गुण से, यानी त्रिभुज के योग गुण मतलब जो कि हम आपको अभी बताएं कि त्रिभुज के जब तीनों कोणों को योग करते हैं तो 180 डिग्री आता है, उसी गुण से हमें ये 28 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका भी मान निकाल दिया, कितना आया, 28 डिग्री आया, ये 28 डिग्री आया। ठीक है, और ये तो निकला हुआ था। अब हम लोग को केवल z निकालना है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको इन दोनों लाइन को ढक लें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दिख रहा है ना, इनको दोनों को ढक लें और इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दें और इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दें, इसको हम कॉपी भी बना लेते हैं। इसे ऐसे है, फिर ये ऐसे है, तो इसको हम ऐसे मिलाए हैं, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और इसको भी जब हम आगे बढ़ा दें और इसको भी आगे बढ़ा दें, इसको भी आगे बढ़ा दें, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको x दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे x दिख रहा है और यहाँ पे आपको z दिख रहा है। तो ये वाला कोण ऐसे सांप बनाते हुए बराबर हो जाएगा, जिसे हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं। यानी x 28 है, यहाँ पे x 28 है तो z भी 28 हो जाएगा। z भी क्या हो जाएगा, ये वाला कोण 28 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यह एकांतर कोण है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बाकी तीसरा प्रश्न को भी अभी हल करना है। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न है कि एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B 180 डिग्री है। यानी इन दो कोणों को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री मिल रहा है। तो यहाँ पे हम फिगर बना के ही आपको हम बात समझा रहे हैं। देखिए ऐसे एक चतुर्भुज है जिसमें जो कोण है ना, जैसे इसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए, जैसे AB, कुछ भी नहीं देना है। देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर हो सकता है। तो आपको एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसमें ABCD बिंदु हो, यानी कोण हो, जिसका नाम ABCD हो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो A B C और D ऐसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया। ये क्या है, एक ABCD चतुर्भुज है। बोल रहा है कि क्या समांतर हो सकता है जिसमें ये जो कोण है ना, ये वाला कोण और B कोण, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री आ रहा है। मान लीजिए कि 90 डिग्री है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि दोनों जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे इसके सम्मुख ये वाला है तो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब बताइए कि इन दोनों को हम जोड़ें
यहाँ पे बोल रहा है कि कोण डी प्लस कोण बी करें तो हमें 180 डिग्री मिलता है। तो जोड़िए तो 90 और 90 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री आया और सम्मुख कोण क्या है, बराबर है, और ये वाली भुजाएं और ये वाली भुजाएं भी बराबर है, और ये वाला समांतर भी है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हर स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब आप लोगों ने यहाँ पे देखा था इस प्रश्न में, आपको याद होगा यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे 100 डिग्री आया था ना। इसको जब आपने हल किया था इस पहले को, तो यहाँ पे y का मान कितना आया था, 100, यानी 100 यहाँ पे, 100 यहाँ पे भी डी कोण था, यहाँ पे भी बी कोण था। तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़े तो यहाँ पे कितना आएगा, 200 आएगा। 100 में 100 जोड़िएगा तो 200 आएगा। लेकिन फिर भी यह क्या है, यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो निश्चित नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जब आप डी में बी को जोड़िए तो 180 डिग्री ही आए। लेकिन इस स्थिति में भी क्या है, यह समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसके हल में आपको क्या लिखना है, इसके हल में आपको लिखना है, इस तीसरे के फर्स्ट में आपको लिखना है, इसके हल में लिखना है कि ऐसा हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा था ना कि एक समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि ऐसा हो, यानी कोण डी प्लस कोण बी 180 डिग्री हो तो क्या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, हो सकता है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना कि परंतु आवश्यक नहीं कि हमेशा ऐसा हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि परंतु हमेशा नहीं, या फिर लिख सकते हैं कि आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्यों नहीं है, क्योंकि अगर वह समांतर चतुर्भुज ऐसे हो, मान लीजिए कि कोई कोण, जैसे यहाँ पे हम आपको समझाएं, मान लीजिए यही अगर 100 रहता, एक हम एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए कि यही एक 100 रहता है। ठीक है, 100 रहता और इधर 80 रहता, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 100 रहता, इधर 80 रहता है, यहाँ पे 100 रहता है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर यह 80 है तो ये भी 80 ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से दोनों मैच नहीं कर पाएंगे, दोनों का नियम जो है समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, इसलिए समांतर चतुर्भुज होगा नहीं। ठीक है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे, हम ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहेंगे इसको। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, बाकी देखिए ए बी बराबर डी सी है, जो कि 8 सेंटीमीटर है। एक चतुर्भुज फिर से हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, जैसे एक चतुर्भुज हमने यहाँ पे बनाया समझाने के लिए आपको बस, जिसमें क्या है ना कि इसका नाम दे दे ए बी सी डी दे दिए। तो जो B और C है ना, ये वाली लाइन यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये वाली जो लाइन है ना A और B D और C के बराबर है, और वो 8 सेंटीमीटर, यानी ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। तो जो AD है वह 4 सेंटीमीटर और BC 4.4 सेंटीमीटर है। तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको लिखना है नहीं। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है समांतर चतुर्भुज के जब हम गुण आपको पढ़ाए थे तो आपको हम बताए थे कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी इसके सामने ये वाला है तो ये तो बराबर है। ठीक है, इसके सामने ये वाला तो ये बराबर नहीं है, 4 सेंटीमीटर है, 4.4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे केवल 4 सेंटीमीटर रहता तब हम बोल सकते थे कि हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ बोलेंगे नहीं। और क्यों नहीं होगा, यहाँ पे कारण अगर आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ये लिखिएगा कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, परंतु यहाँ पे ए और डी बी और सी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे, या फिर आप लोग लिख लीजिएगा, हम लिख ही देते हैं। लिखिएगा यहाँ पे कि एक समांतर चतुर्भुज में, एक समांतर चतुर्भुज में, ये आपको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, इसको भी आप लोग ब्रैकेट में लिखिएगा। ठीक है, कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते, सम्मुख कोण नहीं, यहाँ पे लिखना है आपको कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं
सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, परंतु यहाँ ए और डी जो है वह बराबर नहीं है बी और सी के। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हैं। बाकी देखिए आगे क्या बोल रहा है कि कोण ए बराबर कोण 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। यानी जो कोण ए है ये वाला, यह 70 डिग्री है और कोण सी है वह 65 डिग्री है। अब बताइए दोनों कोण तो बराबर होते हैं, क्या होता है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोई भी समांतर चतुर्भुज है उसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 65 है, या तो ये भी 65 रहता है या फिर ये भी 70 रहता है, तब जाकर हम लोग बोल सकते थे कि ये समांतर चतुर्भुज है। लेकिन ये नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे केवल और केवल नहीं। और अगर कारण लिखना चाहें कि क्यों नहीं, तो इसी बात को यहाँ पे लिख सकते हैं अपने शब्दों में कि समांतर चतुर्भुज के जो कोण होते हैं ना, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो उसी बात को यहाँ पे अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि एक समांतर, और बाकी अगर आप लोग लिख ले रहे हैं इसको लिख लीजिएगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज आप लोग लाइक करके चल जाइए, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, जो नहीं लिख पा रहे होंगे उनको यहाँ से छाप लेना है। क्या छापना है, लिखना है कि एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, परंतु यहाँ कोण ए बराबर नहीं है कोण सी के। ठीक है, तो ये बात आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए उसी वीडियो में मिलते हैं, जो पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।